हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के इस सेकंड लेक्चर में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हिंदी क्या है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी संस्कृत भाषा से निकला कैसे है और हिंदी किस भाषा का शब्द है। मतलब कि हिंदी के बारे में हम लोग सारी डिटेल्स देख चुके थे कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज की जो ये सेकंड वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब हिंदी साहित्य के कितने कालों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, इस नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में और बायो में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो काल विभाजन के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों को पता ही होने चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो आता है हिंदी साहित्य की कितनी विधाएं हैं। तो अब हम लोग हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि हिंदी साहित्य की विधाएं कितनी होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य की 3 विधाएं होती हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि हिंदी साहित्य की कितनी विधाएं होती हैं, तो हिंदी साहित्य की 3 विधाएं होती हैं। जो हमारा पहला विधा आता है वो गद्य आता है, दूसरा जो आता है वो पद्य है और तीसरा जो है वो चंपू है। चंपू के बारे में काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये तीसरी विधा जो आती है वो चंपू आती है। अब चंपू है क्या? गद्य तो हम लोग जानते हैं कि गद्य में हमें डायरेक्टली पढ़कर कोई चीज़ समझ में आ जाती है और पद्य में हमें उसका भावार्थ निकालना पड़ता है, तब हमें कोई चीज़ समझ में आती है। लेकिन ये चंपू क्या है? चंपू कैसे हमें समझ में आएगा? तो चंपू वे होते हैं जिनमें गद्य और पद्य दोनों मिक्स होते हैं। मतलब चंपू वे रचनाएँ होते हैं जिनमें गद्य और पद्य दोनों आपस में मिले होते हैं, उन्हें हम चंपू काव्य कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं नीचे दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको पूछते हैं कि गद्य और पद्य में डिफरेंस क्या होता है, गद्य और पद्य में आप डिफरेंस क्या बताएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा जो गद्य में विषय विचार प्रधान होते हैं, मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि गद्य में हम लोग विचार को अपने प्रकट करते हैं। मतलब हम कोई भी चीज़ को डायरेक्टली पढ़कर उसे समझ सकते हैं, हमें इसमें ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं होती। इसे डायरेक्टली हम एक बार पढ़ेंगे वो हमें डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। जबकि जो पद में होता है वो विषय भाव प्रधान होते हैं। तो जब तक हम विषय भाव, मतलब कि पद में अगर हम कोई पद को पढ़ रहे हैं तो जिसका अगर हम भाव नहीं निकालेंगे, उसका भावार्थ हमें नहीं पता होगा, तब तक हमें पद में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। पद को हम 1 बार 2 बार 3 बार चाहे जितनी बार पढ़ लें, लेकिन जब तक उसका भावार्थ हमें नहीं पता होगा हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गद्य में विषय विचार प्रधान होते हैं और पद में विषय भाव प्रधान होते हैं। आई होप आप लोगों का यह डाउट क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। अब आपका यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि हिंदी साहित्य का वर्गीकरण क्या है, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। मेनली इसके बारे में आप लोगों को 4 भागों में बताया गया होगा, लेकिन ये जो चौथा भाग आता है वो मध्यकाल आता है, वो उसमें को भक्तिकाल और रीतकाल को अलग अलग बता दिया जाता है, लेकिन ये दोनों मध्यकाल के अंतर्गत ही आते हैं। तो हमारा जो पहला काल आता है वो आता है आदिकाल। आदिकाल क्या है? आदिकाल मतलब जो सबसे प्रारंभिक काल है, सबके स्टार्टिंग का काल है, उसे आदिकाल कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है उसको वीरगाथा काल भी बोला जाता है। मतलब अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, तो आप उसे बता सकते हैं कि आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल है। अब जो हमारा दूसरा आता है वो आता है मध्यकाल। मध्यकाल के 2 भाग हुए हैं, एक हुआ है भक्तिकाल, एक हुआ है रीतकाल। कई सारे लोग भक्तिकाल और रीतकाल को अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं वो मध्यकाल के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब मध्यकाल के अंतर्गत भक्तिकाल और रीतकाल दोनों आ जाते हैं। अब हमारा जो तीसरा नंबर का आता है वो आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम लोग गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि आदिकाल क्या है। तो आदिकाल जो है उसमें भी बहुत सारे पार्ट हुए हैं, मतलब बहुत सारे भाग हुए हैं, बहुत सारे साहित्य हुए हैं। तो आदिकाल में जो हमारा पहला साहित्य आता है वो आता है सिद्ध साहित्य। पहला जो साहित्य आता है वो सिद्ध साहित्य आता है। दूसरा जो साहित्य आता है वो आता है नाथ साहित्य। तीसरा जो आता है वो जैन साहित्य और चौथा जो आता है वो आता है रासो साहित्य। हम लोग रासो साहित्य को चारणी साहित्य के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रासो साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो रासो साहित्य को चारणी साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में काफ़ी सारे लोग इसे छोड़ देते हैं, इसके बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे कि रासो साहित्य क्या होता है, इसके प्रमुख कवि क्या होते हैं, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये सारी चीज़ें हैं क्या। फिर हमारा जो अगला आता है वो आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो यहाँ होता है प्रकीर्णन साहित्य। मतलब लौकिक साहित्य को प्रकीर्णन साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपभ्रंश काव्य और फुटकल रचनाएं। अपभ्रंश काल और फुटकल रचनाएं, मतलब आदिकाल में अपभ्रंश काव्य भी हुए हैं और फुटकल रचनाएं भी कई सारी हुई हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भक्तिकाल। अब देखते हैं भक्तिकाल क्या है। तो भक्तिकाल का जो दूसरा नाम है वो पूर्व मध्यकाल है। भक्तिकाल को दूसरे नाम पूर्व मध्यकाल से भी जाना जाता है। अब भक्तिकाल में 2 शाखाएं हुई हैं, एक हुई है निर्गुण भक्ति शाखा, एक हुई है सगुण भक्ति शाखा। तो आपकी जो सगुण भक्ति शाखा है उसके अंदर ये 2 आते हैं,
ये दो जो हैं वो आपके सगुण भक्ति शाखा में अंदर आते हैं। मतलब सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, इसे राम भक्त काव्य या कृष्ण भक्त काव्य के नाम से भी जानते हैं। तो सगुण भक्ति शाखा के अंदर ये दो आते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब जो दूसरा हमारा आता है निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा में ये दोनों आते हैं। ये आता है संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य और सूफी काव्य को आप लोग ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा के इस नाम से भी जानते होंगे। आप लोगों को इसका नाम सुना हुआ होगा, ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा। तो संत काव्य जो है उसको हम ज्ञानाश्रयी शाखा बोलते हैं, और जो सूफी काव्य हम लोगों का होता है उसे हम प्रेमाश्रयी शाखा बोलते हैं। अब आप लोगों से अगर कोई पूछता है कि संत काव्य क्या है, तो आप उसे बता सकते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा है। ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम ही संत काव्य है। और अगर आप लोगों से पूछता है प्रेमाश्रयी शाखा क्या है, तो सूफी काव्य का ही दूसरा नाम प्रेमाश्रयी शाखा है। अब हमारा जो लास्ट आता है वो आता है आख्यान काव्य और फुटकल रचनाएं। इसमें भी कई सारी फुटकल रचनाएं हुई हैं और ये आख्यान काव्य हुआ है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगले नेक्स्ट काल के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट काल आता है वो आता है रीत काल। रीत काल का हम लोग दूसरा नाम उत्तर मध्यकाल भी रखते हैं। मतलब रीत काल को दूसरे नाम से उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके क्या पार्ट हैं, मतलब रीत काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है बेसिकली। पहला जो आता है वो आता है रीतबद्ध शाखा, रीत मुक्त शाखा और रीत सिद्ध शाखा। मतलब जो आता है रीतबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि और रीत मुक्त कवि। रीतबद्ध के कवियों को हम लोग रीतबद्ध कवि बोलते हैं, रीत सिद्ध के कवियों को हम लोग रीत सिद्ध कवि बोलते हैं, और रीत मुक्त के कवियों को हम लोग रीत मुक्त कवि बोलते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना नया टॉपिक। नया टॉपिक जो आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है, मैं इसे पहले ही बता चुका हूँ। अब चलिए देखते हैं इसके कितने पार्ट हुए हैं। तो नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर जो आता है आधुनिक काल, आधुनिक काल को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। वैसे तो आप लोग अगर दूसरों से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा कि आधुनिक काल को 4 या 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन ये जो अन्य भाग होते हैं, लास्ट के जो भाग होते हैं, वो ये इसी तीसरे वाले पार्ट से ही निकले होते हैं। तो जो हमारा पहला भाग आता है वो आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग मतलब सबसे प्रारंभिक युग। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया था, इसलिए इसे भारतेंदु नाम रखा गया है। अब हमारा जो दूसरा आता है वो आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, फिर इसके बाद में तीसरा जो आता है होता है छायावादी युग। इसके बारे में, सबके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में हर एक चीज़ देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके प्रमुख कवि क्या हैं, इनकी रचनाएं क्या हैं, और हर एक चीज़ इसके बारे में देखेंगे। तो अब ये छायावादी युग जो आता है उसके 2 भाग हुए हैं। छायावादी युग के यहाँ से 2 भाग हुए हैं। पहला आता है छायावाद यानी कि शुक्ल युग, और दूसरा आता है छायावादोत्तर युग यानी कि शुक्लोत्तर युग। अब हम लोग देखते हैं छायावाद युग। छायावाद का जो दूसरा नाम है वो है शुक्ल युग। तो आप लोगों से कोई पूछ सकता है कि छायावाद का दूसरा नाम क्या है, तो उसे आप लोग बता दीजिएगा शुक्ल युग। और छायावादोत्तर का दूसरा नाम क्या है, तो शुक्लोत्तर युग। अब जो छायावाद ये शुक्लोत्तर युग आता है यानी कि छायावादोत्तर युग आता है, उसे हम लोग फिर से 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है प्रगतिवाद, दूसरा जो आता है वो होता है प्रयोगवाद, और तीसरा जो आता है नई कविता का युग, यानी इसे हम लोग स्वतंत्रोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। नई कविता युग को हम लोग स्वतंत्रोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। तो पहला आता है प्रगतिवाद, दूसरा आता है प्रयोगवाद, और तीसरा आता है नई कविता का युग। तो आप, आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि ये कालों का विभाजन क्या है इसका, इसलिए मैंने पूरा चार्ट बनाया है कि आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस चार्ट को आप लोग यहाँ से टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड करके इसे नोट कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। फिर आप लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि गद्य क्या है, पद्य क्या है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे गद्य साहित्य का इतिहास। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पद्य साहित्य का इतिहास। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं गद्य साहित्य का इतिहास। तो गद्य साहित्य का इतिहास के बारे में जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं गद्य होता क्या है। तो गद्य में छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। मतलब गद्य के अंदर आपका कोई लय नहीं होगा, कोई ताल नहीं होगा, कोई सुर नहीं होगा, आप उसे गा नहीं सकते हैं। डायरेक्टली एक लाइन से पढ़ सकते हैं, उसे गा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें न छंद होता है, न ताल होता है, न लय होता है, और जो तुकबंदी होती है वो भी नहीं होती है। तुकबंदी मतलब आपका जो लिरिक्स होता है, जो सुर होता है, वो भी नहीं होता है। तो गद्य में ये सारी चीज़ें नहीं होती, केवल एक वाक्य होता है, लाइन से आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को निम्नलिखित कार्यों में बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। जो लास्ट वाला था आधुनिक काल, उसे आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए इसे गद्य काल बोला जाता है। गद्य काल में आप लोग देख लेते हैं कि गद्य काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारा जो पहला काल आता है वो आता है गद्य काल में पूर्व भारतेंदु युग। मतलब भारतेंदु युग से जो पहले चला था उसे हम लोग पूर्व भारतेंदु युग बोलते हैं। गद्य काल को हम लोग वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं।
तो पूर्व भारतीय युग को हम दूसरे नाम प्राचीन युग भी बोलते हैं। मतलब जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, मतलब आधुनिक काल में जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था पूर्व भारतीय युग, भारतीय युग से पहले। इसके बारे में काफ़ी सारे लोग इसे छोड़ देते हैं, बट इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ये केवल एक बेसिक है, इसको आप लोग जान लीजिए बस। क्योंकि ये 13वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था और 1868 ईस्वी तक चला था। अब ये आप लोगों से कोई अगर पूछे कि प्राचीन युग या पूर्व भारतीय युग कब से स्टार्ट हुआ, तो 13वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ और 1868 ईस्वी तक चला। हमारा जो दूसरा आता है वो आता है भारतीय युग। भारतीय युग का जो दूसरा नाम है वो है पुनर्जागरण काल। भारतीय युग को हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। ये कब से कब तक चला, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1868 ईस्वी में और ये 1900 ईस्वी तक चला। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि भारतीय युग कब से कब तक माना जाता है, तो 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतीय युग माना जाता है। हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का दूसरा नाम है जागरण सुधार काल। मतलब द्विवेदी युग को दूसरे नाम से हम जागरण सुधार काल के नाम से जानते हैं। ये कब से कब तक चला, तो ये 1900 से स्टार्ट हुआ और 1922 ईस्वी तक चला। कई सारे लोग इसे 1919 ईस्वी तक बताते हैं, लेकिन ये 1922 ईस्वी तक चला। 1900 से स्टार्टिंग हुई इसकी और 1922 ईस्वी तक चला। हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग को हम लोग छायावादी युग भी बोलते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि शुक्ल युग को छायावादी युग भी बोलते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो हुई 1922 से लेकर 1938 तक। 1922 से लेकर 1938 तक शुक्ल युग या छायावादी युग माना जाता है। हमारा जो नेक्स्ट आता है, अगला आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग आता है वो छायावादोत्तर युग होता है। शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1938 ईस्वी में। मतलब छायावाद युग खत्म होने के बाद में इसकी स्टार्टिंग हुई शुक्लोत्तर युग की या छायावादोत्तर युग की। तो ये 1938 से चला और 1947 तक माना जाता है। मतलब इसकी स्टार्टिंग 1938 में हुई और इसकी एंडिंग 1947 में हुई। हालांकि ये जो शुक्लोत्तर युग आता है, छायावादोत्तर युग आता है, ये लास्ट तक अभी तक भी चल रहा है। क्योंकि जो ये आगे के जो रचनाएं हैं या आगे के जो काल हैं, नई कविता का युग, प्रगतिवादी और प्रयोगवाद, ये अभी भी चल रहे हैं, वो सारे शुक्लोत्तर युग के ही पार्ट हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आता है इसको हम अलग से देख लेते हैं, स्वतंत्रोत्तर युग या नई कविता का युग। मैंने आप लोगों को बताया ये शुक्लोत्तर युग का ही पार्ट है, लेकिन इससे अलग से पढ़ा जाता है। तो ये आता है स्वतंत्रोत्तर युग या नई कविता का युग। नई कविता का युग इस टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उसे नई कविता का युग बोला जाता है। इसे स्वतंत्रोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब से कब तक चला, तो 1947 से इसकी स्टार्टिंग हुई और अभी तक चल रहा है। मतलब आज तक ये चल रहा है प्रेजेंट टाइम में नई कविता का युग। हमारा जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन आते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लिए कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। तो आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास की कृति नहुस है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, तो आप लोग उसे बता सकते हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक जो है वो है नहुस। और इसी के लेखक कौन है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि गोपाल चंद्र गिरधर दास इसके लेखक हैं। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस और इसके लेखक कौन है, गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो चलिए हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। अब इसके राइटर कौन है, राइटर इसके हैं लाला श्रीनिवास दास। ये परीक्षा गुरु हर बार पेपर में पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हर बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु किसकी कृति है या हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु और इसके राइटर जो हैं वो लाला श्रीनिवास दास हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि भारतीय युग क्या है, भारतीय युग कब से कब तक माना जाता है, भारतीय युग के प्रमुख कवि क्या हैं, भारतीय युग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं और भी भारतीय युग के बारे में पूरी डिटेल्स। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में।